तो ये एवोल्यूशन टॉपिक में सबसे पहले आप अगर पेज नंबर 147 में देखो तो जो कल मैंने बताया था बीटल्स के बारे में, मैंने बताया था कि सारी बीटल्स अलग अलग कलर की थी। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कलर के वेरिएशन हुए, रिप्रोडक्शन के समय पे दो कलर में वेरिएशन आए। एक आया क्या, ऑल बीटल्स रेड कॉन्सेप्ट के थे या रेड कलर के थे, ठीक है। जब रेड कलर के थे उनमें से कोई एक ऐसा था जो ग्रीन कलर का था। अगर आप लोग बुक में देखें तो बुक में पेज नंबर 147 में डायग्राम देखें तो एक पहला जो है, देखो आप लोग पहला बॉक्स बना हुआ है उसमें क्या लिखा है, सारे क्या है रेड कलर के दिख रहे हैं और एक ग्रीन कलर में दिख रहा है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट था इसमें, तो जो क्रो था उसने क्या किया, रेड बीटल्स को फीड कर लिया, मतलब अपना भोजन बना लिया। फीड किया क्रो ने, जब रेड बीटल को फीड किया तब क्या हुए, ग्रीन बीटल्स क्या हुए, बढ़ना चालू हुए और रेड बीटल्स घटना चालू हुए। दिख रहा है डायग्राम में कि ग्रीन बीटल्स बढ़ना चालू होते हैं और रेड बीटल्स घटना चालू होते हैं। अब जो वन बीटल ग्रीन था, रिप्रोडक्शन से उसने क्या किया, और भी ज़्यादा ग्रीन आए और क्रो ने इन्हें फीड नहीं किया तो ग्रीन क्या हो गए, बढ़ गए। क्रो ने इन्हें फीड नहीं किया तो ग्रीन क्या हो गए, इंक्रीज कर गए। जब ग्रीन इंक्रीज कर गए तो आपको क्या दिखेगा कि पूरे ग्रीन ही ग्रीन लास्ट बॉक्स में है, रेड पूरी तरह से खत्म हो गए। ये थी पहली सिचुएशन, ऐसा कुछ हुआ है, पहली सिचुएशन हो गई एवोल्यूशन की। दूसरी सिचुएशन बोल रहा है कि सारे ग्रीन थे, ठीक है, कोई एक क्या था, ब्लू था। सारे ग्रीन थे, कोई एक क्या था, सारे रेड थे, सॉरी सारे बीटल्स क्या है, रेड हैं। पहली लाइन रो को छोड़ के सेकेंड रो में देखो, सारे बीटल्स रेड हैं। एक बीटल कोई क्या है, उसमें ब्लू है, एक कोई क्या है, ब्लू है। उसमें क्या हुआ, रिप्रोडक्शन के समय नंबर ऑफ रेड बीटल क्या हुए, इंक्रीज हो गए। रेड बहुत सारे थे, रेड क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। जब रेड इंक्रीज हो गए तो एलिफेंट का फुट पड़ गया, हाथी का पैर पड़ गया तो खत्म हो गए। हाथी का पैर पड़ गया तो रेड बीटल्स खत्म हो गए, बचे क्या, ब्लू बीटल्स। तो ब्लू ही ब्लू दिख रहे हैं, रिप्रोडक्शन होगा और बढ़ जाएंगे। ये थी आपकी क्या, सेकेंड सिचुएशन। अब हम लोग बात करते हैं जो हेरेडिटी का मैकेनिज्म था, ठीक है। ये तो आपको मैंने केवल सिचुएशन समझाई है, इसमें आप लोग को ध्यान देना है। जो नोट्स ये मैंने तैयार की गई है, ये नोट्स में स्टेप बाय स्टेप दोनों सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस पूरे सिचुएशन को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इन नोट्स को आप अच्छे से देख लेना, स्टेप बाय स्टेप पूरा सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद एक मैकेनिज्म चार्ट बनाया गया है, हेरेडिटी का मैकेनिज्म चार्ट, जिसमें क्या होता है, अ सेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेक्शन है, मीन्स डीएनए है। डीएनए में क्या है, जीन है। जीन क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। कल ये सब पढ़ा था हमने कि जीन क्या काम करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा, पेरेंट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और क्या काम करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस भी करता है। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रोटीन जो है कैरेक्टर को कंट्रोल करती, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती। फिर जो आपने तीनों सिचुएशन जिसमें थी, उस सिचुएशन को आपने अच्छे से देखा ही है कि तीन सिचुएशन थी। तीनों सिचुएशन में क्या क्या हुआ, मीन्स जो वेरिएशन था पॉपुलेशन में, उस वेरिएशन को शो करने के लिए सिचुएशन क्रिएट की गई। ये सिचुएशन क्या की गई है, क्रिएट की गई है, केवल इस वेरिएशन को शो करने के लिए और कुछ नहीं है। आप लोग बुक को एवोल्यूशन टॉपिक जो पहला पेज है एंड इलस्ट्रेशन, उसको अच्छे से पढ़ोगे। अच्छे से पढ़ने के बाद ये जो मैंने नोट्स में तीनों सिचुएशन दिखाई हैं, इन तीनों सिचुएशंस को पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या क्या हुआ मैंने आपको बता दिया भाई। पहला क्या हुआ कि क्रो ने फीड कर लिया रेड वाले को, बचा ग्रीन, तो ग्रीन ग्रीन हो गए, ग्रीन बढ़ गए रिप्रोडक्शन के बाद। दूसरे में क्या हुआ, एक ब्लू था तो रिप्रोडक्शन हुआ तो ये रेड वाले भी बढ़े और ब्लू वाले भी बढ़े। अब क्या हुआ, एलिफेंट का फुट पड़ गया, हाथी के पैर से कुचल गए तो नष्ट हो गए। कुचल गए, हाथी ने पैर रख दिया तो मर गए तो बचे कौन से, ब्लू वाले बच गए, तो ब्लू हो गए। रिप्रोडक्शन के बाद ब्लू और ज़्यादा अपना फैल गए और रेड वाले फिनिश हो गए। ये कुछ सिचुएशन थी। तो अब इन सिचुएशन से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। एक चलता है एक्वायर्ड ट्रेड के बारे में, दूसरा चलता है इनहेरिटेड ट्रेड के बारे में। दो ट्रेड्स पता चलते हैं, एक होता है एक्वायर्ड और दूसरा होता है
इनहेरिटेड। दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है पेपर में, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ये डिफरेंस मैंने तैयार किया है, डेफिनेशन प्लस डिफरेंस क्या है। दीज आर द ट्रेड्स विच आर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेशल कंडीशन। ये एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो इंडिविजुअली चेंजेज होते हैं। कैसे चेंजेस है ये, इंडिविजुअल, पूरे ग्रुप में चेंजेस नहीं होंगे, किसी स्पेशल कंडीशन के कारण किसी इंडिविजुअल में ये चेंजेस आ जाते हैं। और क्या होता है, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। मीन्स अगर किसी में चेंजेस आ गए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये चेंजेस उसके बेटा या बेटी में भी पाए जाएं, या उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी पाए जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्वायर्ड ट्रेड की बात हो रही है। दूसरा क्या है, ये डायरेक्ट एवोल्यूशन नहीं कहलाते हैं, ये डायरेक्ट एवोल्यूशन नहीं कहलाते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स को हम लोग डायरेक्ट एवोल्यूशन नहीं कहते हैं। जो इनहेरिटेड होते हैं, इनहेरिटेड में क्या होता है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो जाते हैं। जैसे अब हम लोगों ने बात किया कि मान लो मेरी आंखें खराब हो जाएं, तो ये जरूरी तो नहीं कि जो मेरा बेटा या बेटी होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी भी आंखें खराब हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमने ऐसी बात की कि मान लो हमें गैस की प्रॉब्लम होती हो पहले से और हमारे पापा को भी होती रही हो, तो हमारे बेटे को भी हो सकती है, होगी नहीं पता, हमारे बेटे को भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज से मिलती जा रही है। उनसे ये प्रॉब्लम मीन्स जो डाइजेशन इनडाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है, ये हमारे पूर्वजों से हमको मिलता आ रहा है, तो वो हमको कंटिन्यूस मिलता है। मान लो हम बोलते हैं कि हमारे कान ऐसे चिपके हुए, तो हमारे पेरेंट्स के भी चिपके हुए अगर हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी चिपके हुए रहेंगे। और क्या होता है, ये जो है एवोल्यूशन है, ये जो चेंजेस हैं ये कैसे हैं, मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अगर कोई चेंजेस जाते हैं तो वो कहलाते हैं एवोल्यूशन। क्या कहलाते हैं, एवोल्यूशन। ये हेरिटेज और इनहेरिटेज हम बोले, जो एक्वायर्ड और इनहेरिटेज जो चेंजेज हैं, ट्रेड्स हैं, उनके बारे में था, आपको जो बताना जरूरी था। भले ही सिलेबस से काट दिया गया है लेकिन फिर भी आप इंट्रोडक्शन रखो। अब स्पेसिएशन क्या होता है, स्पेसिएशन भी है एक टॉपिक। तो स्पेसिएशन क्या होता है, इसमें हमको दो चीज़ें पढ़नी है। पहला हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। जब कहीं इवोल्यूशन होता है, और कैसा इवोल्यूशन होता है, बहुत ही स्मॉल स्केल में होता है। कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल स्केल में होता है, तो हमको उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन। मीन्स बहुत ही थोड़े स्मॉल चेंज, स्लाइटली चेंज होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। फिर स्पेसिएशन होता क्या है, ये नई स्पीस का जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, जो नई स्पीस फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज जो बनती हैं, जो फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पेसिएशन। क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन। फिर स्पीसीज क्या होती हैं, हमने तो ये बात कर लिया कि स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रोसेस को बोलते हैं स्पेसिएशन। अब ये स्पीसीज होती क्या हैं, सिमिलर इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स दैट अलोंग टू अ पॉपुलेशन दैट कैन बी इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फेटराइट ऑफस्प्रिंग। एक सिमिलर स्पेसिएशन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक ग्रुप बना के रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे सिमिलर इंडिविजुअल होते हों और अपना पूरा जीवन यापन करते हों, फीडिंग करते हों, नए ऑफस्प्रिंग देते हों, न्यू प्रोडक्शन करते हों, वो क्या कहलाते हैं, एक स्पीसीज कहलाती है। बहुत सारी स्पीसीज होते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, स्पीसीज पढ़ा है, किंगडम्स पढ़ा है, क्लास पढ़ा है, ये सब कुछ पढ़ा है क्लास 9th में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं स्पीसीज को। फिर जीन फ्लो क्या होता है, जीन फ्लो का मतलब होता है इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज और इंडिविजुअल्स। जीन का फ्लो क्या है कि मतलब जीन किस प्रकार से एक्सचेंज हो रही है एक इंडिविजुअल से दूसरे में, एक से दूसरे में जीन किस प्रकार से एक्सचेंज हो जा रही हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन फ्लो। फ्लो का मतलब समझ में, बहना। जीन का फ्लो मीन्स जीन्स किस प्रकार से एक्सचेंज हो रही हैं एक से दूसरे में, या इंडिविजुअल कहें या पॉपुलेशन कहें, इंडिविजुअल कहें या पॉपुलेशन कहें। स्पेसिएशन टेक प्लेस व्हेन वेरिएशन इज कंबाइंड विद जियोग्राफिकल आइसोलेशन। स्पेसिएशन होता कब है, न्यू स्पीसीज कब बनती हैं, जब जियोग्राफिकल चेंजेज होते हैं।
जियोग्राफिकल वेरिएशंस आते हैं तभी स्पेसिएशन प्रोसेस होती, नहीं तो नहीं होती है, नहीं तो नहीं होती है। ऐसा नहीं कि कहीं भी न्यू स्पीसीज बन जाएंगे, ऐसे ही न्यू स्पीसीज नहीं बनते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, नया स्पीसीज कोई हमको मिला, कोई नया वायरस है, कैसे ही बन गया, कोई ना कोई कंडीशन होगी तब बना, कुछ ना कुछ हुआ होगा तब बना। ऐसे तो नहीं कि अचानक से बन के आ गया, कुछ ना कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन होगी, जियो मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन होगी, तभी ये सब मिला। तो जीन फ्लो के बारे में हम लोग बात किए। तो जीन फ्लो कैसे होता है, या तो पार्शियली होता है या तो कंप्लीटली होता है, या तो पार्शियली होता है या तो कंप्लीटली होता है। और अगर हम लोग बात करें तो जो जीन फ्लो है ये लोकल पीपल पॉपुलेशन में वेरिएशन शो करता है। जीन फ्लो काम क्या करता है, जीन फ्लो की नीड क्या है, वेरिएशन को शो करने की, वेरिएशंस में डिफरेंस लाने की। या ऐसा हम बोलें कि जो पॉपुलेशन उसको हमको पता चले कि अलग अलग है, तो ये किसका काम है, जीन का काम है। जीन ऐसा काम करता है कि वेरिएशंस हमको दिखें। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जेनेटिक ड्रिफ्ट। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है इट इज़ द रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलेज, मीन्स जीन पेयर में जो रैंडम चेंजेज होते हैं, जीन पेयर्स में जब चेंजेज होते हैं रैंडमली, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। मीन्स नई नई जनरेशन आती जाएंगे और हल्के हल्के उसमें चेंजेस होते जाते हैं, वो क्या कहलाती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन, द प्रोसेस बाय विच नेचर सेलेक्ट्स एंड कंसोलिडेट दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मोर सुटेबली एडाप्टेड एंड प्रोसेसेस फेवरेबल वेरिएशन। अब नेचर भी कुछ काम करता है हमारा, हम कहाँ पे एडॉप्टेड हैं ये हमारा नेचर डिसाइड करता है कि भैया कौन है जो इस एटमॉस्फेयर में एडॉप्ट कर सकता है। भाई जो आप लोग देखा होगा कि अलग अलग एटमॉस्फेयर में एडाप्टेशन अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा कि अलग अलग प्रकार के एडाप्टेशंस अलग अलग जगह पे होते हैं, सभी जगह एक प्रकार के एडाप्टेशंस नहीं होते हैं। तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये कहाँ पे प्लेस करती है, कहाँ पे पोजीशंस होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों होती है, इसके भी कुछ रीजन्स हैं। तो दो रीजन है कि क्यों होती है। पहला रीजन है कि जब किसी के डीएनए में चेंजेज हो, किसी के डीएनए में बहुत ज़्यादा चेंजेज हो जाएं तो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, तो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। दूसरा है कि जब नंबर ऑफ क्रोमोजोम में चेंजेज आ जाएं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम में चेंजेज, अभी हम जानते हैं कि 23 पेयर होते हैं, अब हम बोलेंगे नंबर ऑफ क्रोमोजोम में चेंजेज आ गए तो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट वहाँ पे होगी। इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन, तो इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में कुछ लिंक होती हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग देखना। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इज रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो किसी स्पीसीज का क्लासिफिकेशन होता है वो क्या है, उसके इवोल्यूशन पे, जो उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उस पे बेस्ड होता है, उस पे क्या होता है, बेस्ड होता है, या उसका रिफ्लेक्शन कहलाता है। द मोर कैरेक्टरिस्टिक टू स्पीसीज हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। जितने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक दो स्पीसीज के सेम होंगे, ये कॉमन होंगे, उतना ही ज़्यादा हम बोलते हैं कि एक दूसरे के क्लोज हैं, रिलेटेड हैं। मतलब किसी का रिलेशन प्रूफ करना है तो जो जितना ज़्यादा सगा होगा, नॉर्मल लैंग्वेज समझना, जितना ज़्यादा सगा होगा, सगा का मतलब समझ गए, जितना ज़्यादा सगा रिलेशन रखता होगा, सगा होगा, उतना ज़्यादा उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। सिमिलैरिटीज अमॉन्ग्स ऑर्गेनिज्म अलाउ अस टू ग्रुप देम टुगेदर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, विंग्स होते हैं, उड़ सकते हैं, ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। ये सिमिलैरिटीज क्यों होती हैं, क्यों पाई जाती हैं, ताकि हम उन ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख सकें, उन ऑर्गेनिज्म में एक ग्रुप बना सकें। मीन्स अब किसी हमने बोला कि चिड़िया है, बटरफ्लाई है, सब उड़ सकते हैं, तो उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया ताकि हमको उनके बारे में स्टडी करने में आसानी रहे। नहीं तो अगर अलग अलग रहे
तब तो हमको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम अलग अलग बर्ड्स को फिर अलग अलग स्टडी करेंगे, बटरफ्लाइज की अलग स्टडी करेंगे। अब जो ये रिवोल्यूशनरी या एवोल्यूशंस हुए हैं, इनके जो रिलेशनशिप्स हैं, इनको हम लोग कैसे जान सकते हैं, ट्रेस कैसे करते हैं? तो ट्रेस करने के लिए आपको यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के बीच में डिफरेंस, या पूछ लेगा डायरेक्टली कि होमोलॉगस क्या होता है और एनालॉगस क्या होता है। तो होमोलॉगस क्या होगा? होमोलॉगस का मतलब होता है जब बेसिक स्ट्रक्चरल क्या हो, सेम हो, बेसिक स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर और उसके ओरिजिन किसी के सेम हो तो हम बोलते हैं क्या, होमोलॉगस। होमोजीनियस पढ़ा था ना, सेम कंपोजिशन वाला, उसी प्रकार से होमो मतलब क्या है, सेम होना। क्या सेम होना? बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन क्या होंगे, अलग होंगे। बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा बट फंक्शन उसका क्या होगा, अलग होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं। क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल देता हूँ होमोलॉगस का, तो एग्जाम्पल आप लोग समझना, हॉर्स के 4 लिम्स, बैट के विंग्स, ये सेम होते हैं, एक तरह के दिखते हैं, बट इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। हॉर्स के 4 लिम्स दौड़ने में मदद करते हैं और बैट के जो विंग्स होते हैं वो क्या काम करती हैं, उड़ने में मदद करती हैं। इसी प्रकार से एनालॉगस क्या होता है, जब ओरिजिन डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। क्या बोलेंगे? एनालॉगस ऑर्गन। जैसे बैट के विंग्स ले लो और बर्ड के विंग्स ले लो, चिड़िया के विंग्स और बैट के विंग्स। तो बैट के और चिड़िया के जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के, वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, लेकिन दोनों के फंक्शन सेम है, दोनों उड़ने में ही काम करते हैं। दोनों ही किसके में काम आते हैं? उड़ने में ही काम आते हैं। अब इसके बाद एक शब्द आएगा, आपका टॉपिक आएगा फॉसिल्स। ये टॉपिक क्या आता है? फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स का मतलब होता है जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनका रिमेन्स। क्या कहलाता है? द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट क्या कहलाएंगे? फॉसिल्स कहलाएंगे। फॉसिल्स मतलब जो सड़े हुए डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो रिमेन्स पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं। अब फॉसिल्स का एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? उड़ी मैमोथ, आपने देखा है उड़ी मैमोथ, लकड़ी के कुछ, लकड़ी भी एक फॉसिल है ना, पुरानी लकड़ी सड़ जाती है, कुछ बन जाती है। इसी प्रकार से आपने बर्ड वगैरह के फॉसिल भी देखे होंगे, हड्डी वगैरह पड़ी रहती है, सड़ी हुई गली हुई मांस वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब खा लिए तो हड्डियाँ मिलती हैं, फॉसिल से वो भी। और अगर आपने देखा होगा तो डेड इंसेक्ट भी आपने देखे होंगे मिट्टियों में, मरे हुए कीड़े, कभी खुदाई उदाई हुई हो, कहीं देखा हो तो मरे हुए खूब कीड़े मिलते हैं। तो फॉसिल्स को क्या किया जाता है? फॉसिल्स आर प्रिजर्व ट्रेसेज ऑफ लिविंग, और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रेस करने के लिए फॉसिल्स को क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। फॉसिल्स क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रेस किया जा सके। अब एज ऑफ फॉसिल्स, दूसरा टॉपिक क्या है? एजेज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल की एजेस क्या क्या हो सकती हैं? तो फॉसिल की एजेस क्या हो सकती हैं? डीपर द फॉसिल, जितनी ज़्यादा फॉसिल होगी पुरानी, उतना हम उससे क्या बोलेंगे? जितना गहरी होगी उतना क्या बोलेंगे? पुरानी है। जितनी गहरी होगी उतना क्या बोलेंगे? कि उतनी वो पुरानी है। और जितना ऊपर पाई जाएगी, अर्थ लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, अर्थ के क्रस्ट में जितना नीचे फॉसिल पाई जाएगी उतनी पुरानी होगी, और जितनी ऊपर पाई जाएगी उतनी नई होगी। जितनी ऊपर पाई जाएगी उतनी नई होगी, और जितनी नीचे पाई जाएगी उतना पुरानी। मीन्स पुरानी फॉसिल बिल्कुल नीचे दबती चली हुई जाती है, और उसके ऊपर फिर नई आएगी, फिर नई आएगी, फिर नई आएगी। मीन्स जो अपर लेयर में होगी वो नई फॉसिल कहलाएगी, और जो लोअर लेयर्स में होती है वो पुरानी फॉसिल कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं अगर कि स्टेजेज ऑफ इवोल्यूशन, एवोल्यूशन की स्टेजेस क्या हैं? भाई एवोल्यूशन हमने देखा कि किस प्रकार से चेंजेज होता है।
तो एवोल्यूशन के जो स्टेजेस होते हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जनरेशन में सारे चेंजेस हो गए और नेक्स्ट जनरेशन भी फ्रेश आई, ऐसा नहीं होता है। एवोल्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन बाय जनरेशन बाय जनरेशन। फिटनेस एडवांटेज, एवोल्यूशन ऑफ आईज, आईज का एवोल्यूशन होता है। आई का एवोल्यूशन कैसे होता है? फ्लैट वॉर्म देखा है आपने? फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म में रेडियोमेंट्री आईज होती है, केवल इतना होता है कि वो आई हो, देख सकें बस, डॉट के जैसे। इंसेक्ट्स में कंपाउंड आईज होती हैं, ह्यूमंस में बाइनोकुलर आईज होती हैं। सभी में आईज अलग अलग प्रकार की होती हैं, सभी में सेम प्रकार की आईज नहीं होती हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएनए में माइनर चेंजेज आते हैं, डीएनए में चेंजेज आने के कारण ऐसा होता है कि आई में चेंजेस दिखें आपको। फंक्शनल एडवांटेज क्या होता है? ये फिटनेस के लिए था, किस प्रकार की बॉडी है, जिस प्रकार की बॉडी है उस प्रकार के उसके ऑर्गन्स। सिंपल सा लॉजिक है, जिस प्रकार की बॉडी उस प्रकार से ऑर्गन्स। अब बॉडी बड़ी है तो ऑर्गन भी बड़े होंगे, सिंपल सी बात है। बॉडी छोटी है तो ऑर्गन भी बिल्कुल छोटे होंगे। अब अगर हम लोग फंक्शनल एडवांटेज की बात करें तो फीदर्स का एवोल्यूशन हुआ, बर्ड्स में क्या हुआ? फीदर्स का एवोल्यूशन हुआ। क्यों हुआ फीदर्स का एवोल्यूशन? ताकि वो कोल्ड वेदर में रह सकें, कोल्ड वेदर्स में रह सकें, उड़ने में भी मदद करें। पंख क्या करेंगे? उड़ने में भी मदद करेंगे और ठंडक से भी बचाएंगे। और हम लोग अगर अपनी बात करें, हम लोग पहले बंदर थे, ह्यूमन बन गए, तो जो हमारी टेल थी वो गायब हो गई, तो एवोल्यूशन हुआ ना, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और हमारी टेल गायब हो गई और हमारे पास आज कोई टेल नहीं है। ये तो कि अब इसके बाद आर्टिफिशियल कुछ सिलेक्शंस होते हैं। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शंस मतलब क्या? ह्यूमंस हैव बीन अ पावरफुल एजेंट इन मॉडिफाइंग वाइल्ड स्पीशीज टू सूट देयर ओन रिक्वायरमेंट थ्रू आउट एजेस बाय यूजिंग आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हम सभी लोग जानते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत पावरफुल होते हैं। अभी तक हमने देखा क्या कि नेचुरली सभी के एडाप्टेशन मिल रहा है, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं ये आर्टिफिशियल एडाप्टेशन भी देते हैं एनिमल्स को, कि वो सर्वाइव कर पाएँ, वो सर्वाइव कर पाएँ। ह्यूमंस देते हैं आर्टिफिशियल की नहीं देते हैं। भाई पोलर बियर को लाए तो उसको ठंडक में ही रखते हैं ना, बर्फ वाला एरिया देते हैं, सराउंडिंग देते हैं, यहाँ ठंडी रहे, वहीं पर सर्वाइव कर पाएगा। जिस प्रकार के एनिमल्स उसको उस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देते हैं। तो मीन्स आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर भी देते हैं। कौन? ह्यूमंस। किसे? एनिमल्स को। इसके बाद अगर और भी ज़्यादा हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन का एवोल्यूशन आप लोगों को सबसे अच्छा एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ह्यूमन का एवोल्यूशन एग्जाम्पल है सबसे अच्छा है एवोल्यूशन का, किसी भी एग्जाम्पल का अगर लेते हैं तो ह्यूमन के एवोल्यूशन के बारे में सभी को पता क्या है? ह्यूमन का एवोल्यूशन अलग अलग कंट्रीज में ह्यूमंस अलग अलग प्रकार के दिखते हैं, सभी को पता है। अलग अलग कंट्रीज में ह्यूमंस अलग अलग प्रकार के दिखते हैं, कोई एक जैसा नहीं दिखता है, कोई एक जैसा नहीं दिखता है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन आप लोग देखो अगर, तो आप लोग अगर इंडिया में देखो तो इंडिया के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ह्यूमंस का एवोल्यूशन है, चेंजेज आते हैं। अमेरिका के एटमॉस्फेयर जहाँ पे ठंडी है वहाँ के ह्यूमंस अलग होते हैं, जहाँ पे गर्मी है वहाँ के ह्यूमंस अलग होते हैं। अगर अच्छा आप लोग बताओ कि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा गोरे लोग होते हैं, क्यों होते हैं? वहाँ के एटमॉस्फेयर के कारण होते हैं। कहीं पे बहुत काले होते हैं, क्यों होते हैं? वहाँ के एटमॉस्फेयर के कारण होते हैं। कहीं पे बहुत लंबे होते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ पे लंबे होंगे, ऐसा है, वहाँ की कंडीशन है, उस कंडीशन पे अडाप्टेड हैं। कहीं पे बहुत छोटे भी होते हैं, चाइनीज़ वगैरह को देखते हो तो बहुत छोटे रहते हैं, जापानी लोग बहुत छोटे रहते हैं हाइट में, क्यों होते हैं? वहाँ के एटमॉस्फेयर ऐसा है, वहाँ की कंडीशन ऐसी है, इस कारण से ऐसा उनके साथ हुआ है। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम पता है आप लोग को? ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस, लिख लेना, पूछा जाता है पेपर में।
साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन क्या है, होमो सैपियंस। तो ये आपका चैप्टर था जहाँ पे हम लोगों ने हेरेडिटी के बारे में तो एक्सप्लेनेशन पूरी कंप्लीटली पढ़ा था। इसके बाद कुछ टॉपिक आपके जब काटे गए हैं तो उसके हिसाब से सभी टॉपिक कवर हो जाएं, भले ही काट दिए गए हैं बट कवर हो जाएं। बहुत ज़्यादा डीपली काटने के बाद बहुत ज़्यादा डीपली हमको नहीं जाना है, बट इंट्रोडक्शन फिर भी हमारे पास होना चाहिए। इस कारण से ये PDF आपकी बनाई गई है और कोई दूसरा रीज़न नहीं है कि आपको इंट्रोडक्शन तब भी मिल जाए सभी का कि क्या क्या होता है। ठीक है।